8 बज गया है, मैच शुरू हो गया है। किसका मैच? भारत और दक्षिण अफ्रीका का। पूरा देश भारत की जीत की प्रार्थना कर रहा है, कह रहा है भगवान जिता दो वर्ल्ड कप इस बार। हमारी भी यही ख्वाहिश है, हमारी भी यही मनोकामना है, हमारी भी यही प्रार्थना है कि भारत जीते और विश्व विजेता बने। यहां तक का संघर्ष अगर पूरा कर लिया है तो फिर भारत को विश्व कप मिलना भी चाहिए। भारत ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया है और बैटिंग शुरू हो गई है, क्योंकि बारबाडोस में तो मौसम साफ है। लेकिन भारत में मौसम ने पूरा माहौल बिगाड़ दिया है। मैच का जो भी अपडेट होगा सब कुछ आपको घड़ी घड़ी बताएंगे। विकेट गिरेगा पहला तो बताएंगे, और कोशिश तो यह है, प्रार्थना कर ही लिया है कि बिना विकेट के ही 250-300 रन बना दे भारतीय टीम। तो खैर, वहां मौसम शुरू हो गया है क्रिकेट का, लेकिन भारत में मौसम बिगड़ा है, मिजाज बिगड़ा है। कार डूब जा रही है, सूखे पत्तों की तरह नदी में बह रही है कार। पूरे देश में बारिश से हाहाकार मच गया है। कल दिल्ली की तस्वीर दिखाई थी, जबलपुर की बदहाली दिखाई थी, भोपाल में नगर निगम की पोल खुलती एक एक तस्वीर दिखाई, और आज भी बहुत कुछ है दिखाने को। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं आपका अपना शो सीधे मुद्दे की बात। सीधे मुद्दे की बात में सबसे पहले हम आपको मौसम का हाल बताएंगे, क्योंकि बारिश शुरू हो गई है और बारिश ने परेशान कर रखा है। एक हफ्ते पहले तक लोग परेशान थे कि बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है, हे भगवान, हे इंद्रदेव कृपा कीजिए। लेकिन अब ऐसी कृपा हो रही है, ऐसी कृपा हो रही है कि लोग परेशान हैं। कई जगह सूखा पड़ गया था, लेकिन अब ऐसी बारिश हो रही है, ऐसी बारिश हो रही है कि लोग बेहाल हो गए हैं। दूसरी खबर बारिश से ही जुड़ी है, लेकिन मानसून की पहली बारिश ने कैसे भ्रष्टाचारियों की पोल खोल दी है, बात उसकी भी करेंगे। तीसरी खबर, बाबा बर्फानी की जय। आज से बाबा बर्फानी के दर्शन होने लगे हैं, बात उसी की करेंगे, क्योंकि आप अमरनाथ से जुड़ी हर खबर देखना चाह रहे हैं, ये हमारे सोशल मीडिया का पैरामीटर बता रहा है। चौथी खबर दुखद है, लद्दाख में टैंक अभ्यास के दौरान हादसा हो गया है, पूरी खबर बताएंगे। और पांचवी खबर मध्य प्रदेश के भिंड से आई है। यहाँ के एक अस्पताल की तस्वीर देखकर मैं सुबह से परेशान हूँ। जब ये वीडियो देखा तभी सोच लिया आज इस पर बात करेंगे, और सीधे मुद्दे की बात में हर एक जिम्मेदार से सवाल पूछेंगे कि क्या आपका बच्चा होता तो आप इस तरह के अंधेरे अस्पताल में रखते। खैर, पूरी खबर दिखाएंगे। छठवीं खबर कहां से? छत्तीसगढ़ के शक्ति जिले की बताएंगे, जहां एक लड़की जो सरकारी अधिकारी है उसने अपना ही अपहरण करवा लिया। क्या है पूरा मामला? जुड़े रहिएगा, सब कुछ विस्तार से बताएंगे अगले 1 घंटे में। जो आप कुछ देखना चाहते हैं, दिल्ली से लेकर देश के अलग अलग कोने से लेकर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की वो खबर जो आपको जानना बहुत जरूरी है, वो सब कुछ बताएंगे। किसमें? सीधे मुद्दे की बात में। चलिए आगे बढ़ते हैं। कल आपको पहली खबर राजधानी दिल्ली की दिखाई थी, कैसे दिल्ली पहली बारिश में डूब गई है। पहली बारिश में ही देश के कई हिस्से से परेशान कर देने वाली तस्वीरें आने लगी। आज बुलेटिन की शुरुआत हरिद्वार से आए भयंकर वीडियो से करेंगे। दिखा दीजिए भाई वीडियो, चलाइए। ये तस्वीरें धार्मिक नगरी हरिद्वार से आई हैं। ये तस्वीरें धार्मिक नगरी हरिद्वार से आई हैं। तबाही देख रहे हैं, क्या हाल हो गया है। पहाड़ पर लगातार हो रही तेज बारिश से हरिद्वार बेहाल हो गया है। लगातार बारिश से हरिद्वार में गंगा का जलस्तर एकाएक बढ़ गया है। उसके बाद क्या हाल हुआ, वीडियो आप देख ही रहे हैं। शमशान घाट के आसपास खड़ी गाड़ियां पानी में ताश के पत्ते की तरह बहने लगी। देखिए इन तस्वीरों को, इन्हीं को दिखाने की बात कर रहा था। इतनी भारी भरकम गाड़ी कैसे पानी में तैर रही है, सोचिए। जल का प्रवाह कितना तेज है। पहले दिखाइए तस्वीर। टोटल 6 गाड़ी हैं, 6 नहीं 7 गाड़ी हैं। अरे आधी तो नहीं है, ये हर बार का रेड है, बताते हैं लोगों को। इसलिए जल स्तर से दूर रहें और नदी के किनारे से दूर रहें। इन तस्वीरों को जब दिखा रहे थे हमारे सहयोगी सूर्यपाल, तो उनकी सांस फूल रही थी। सांस इसलिए फूल रही थी कि बताइए कि कैसे कार बह जा रही है। सूर्यपाल, इत्मीनान रखिए, सब कुछ आराम से हो जाएगा, ईश्वर की कृपा है। आसपास खड़े लोग क्या कह रहे हैं सुना दीजिए। ये भी सुनाइए कि क्या कह रहे हैं इस बारिश और इस भयावह तस्वीर और मंजर के बाद। टोटल 6 गाड़ी हैं, 6 नहीं 7 गाड़ी हैं।
ये नदी में खड़ी कर रखी है। ये सारी देहरादून की गाड़ी है, जितनी भी आ रही है। अरे आदमी तो नहीं है, अरे पूरा प्रेशर बढ़ रहा है। ये हर बार का रेड है, बताते हैं लोगों को इधर मत लगाया करो नदी में, चंद पैसों के लालच में लग गया तेल। और पार्किंग में खड़ी करके नहीं होता है सर। ये तो बच गई है गई। टोटल 6 गाड़ी हैं, 6 नहीं 7 गाड़ी हैं। ये नदी में खड़ी कर रखी है। ये सारी देहरादून की गाड़ी है, जितनी भी आ रही है। अरे आदमी तो नहीं है, अरे पूरा प्रेशर बढ़ रहा है। ये हर बार का रेड है, बताते हैं लोगों को इधर मत लगाया करो नदी में, चंद पैसों के लालच में लग गया तेल। और पार्किंग में खड़ी करके नहीं होता है सर। ये तो बच गई है गई। बड़ी बड़ी गाड़ी, बताइए, कहते हैं बारिश का मौसम है, इधर मत लगाओ गाड़ी, पार्किंग में खड़ी कर दीजिए, लेकिन चंद पैसे के लालच में हो गया नुकसान। जो नियम बनाया है उसको फॉलो करिए और बहुत ज़रूरी ना हो तो मत जाइए अभी पहाड़ों पर। हरिद्वार में बरसाती नदी का जल स्तर बढ़ने पर प्रशासन भी लोगों को दूर रहने के लिए अलर्ट कर रहा है। प्रशासन क्या कह रहा है, जरा ये भी सुनाइए। लोगों को सूचित किया जाता है कि बरसात की नदी का जल स्तर बढ़ गया है, इसलिए जल स्तर से दूर रहें और नदी के किनारे से दूर रहें। नहाते समय ध्यान रखें, पानी का बहाव कभी भी तेज हो सकता है, इसलिए संयम बरतें और नहाने में जो है नदी के अंदर न घुसें। अधिकारी कह रहे हैं नदी में नहाते हुए ध्यान रखिए। ये वीडियो देखने के बाद कोई बहुत हिम्मत वाला होगा वही नहाने जाएगा भैया। अगर आप पहाड़ पर हैं तो अपना ख्याल रखिएगा, आपका अपना चैनल है, बहुत ज़रूरी ना हो तो बाहर मत निकलिए, कोई अनहोनी ना हो, इसलिए प्रशासन की सलाह मानिए। ये जो आपको चिल्ला चिल्ला कर बता रहे हैं सुनना जरूरी है। बात फिर से दिल्ली की कर लेते हैं। अब बात दिल्ली की करेंगे। कुछ दिन पहले तक जो दिल्ली पानी के लिए तरस रही थी, उस दिल्ली में अब पानी ही पानी है। तस्वीर दिखा दीजिए, पहली तस्वीर दूसरी तस्वीर के ठीक 3 दिन पहले की है। देख लीजिए 3 दिन पहले कैसे लोग पानी के लिए परेशान थे, एकदम से मारा मारी करने लगते थे, हाहाकार मचा हुआ था, पानी नहीं है, पानी नहीं। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या औरत, क्या जवान, सबके हाथ में डब्बा रहता था, सबके हाथ में डब्बा रहता था, टकटकी लगाए रहते थे कि पानी का टैंकर आएगा और आज का कुछ जुगाड़ बन जाएगा। ये हाल था पानी से बेहाल दिल्ली का। लेकिन हालत देखिए, दिल्ली को जब पानी मिला तो इतना मिला कि दिल्ली नहीं दरिया बन गई। दूसरी तस्वीर में देख पा रहे होंगे कैसे बारिश से दिल्ली बेहाल हो गई। पहली बारिश ने नगर निगम से लेकर दिल्ली सरकार की पोल खोल दी। मंत्री सरकारी कार्यालय में जब लबालब पानी भरा था तो आम जनता का तो छोड़ ही दीजिए, मिंटो रोड से लेकर प्रगति मैदान तक यही हाल रहा है। हर जगह पानी ही पानी देखने को मिल रहा है। दिल्ली का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। ये वीडियो दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल का है। एम्स हॉस्पिटल का वीडियो दिखाइए। देखिए कैसे अस्पताल के अंदर पानी भर गया है। लिफ्ट के आसपास इतना पानी भर गया है कि डॉक्टर साहब कैसे पहुंचेंगे इलाज करने। पहली बारिश में ही एम्स का ग्राउंड फ्लोर पानी पानी हो गया है। बहुत ज़्यादा बारिश हुई है दिल्ली में, और यही बारिश मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली है। 24 घंटे में 9 इंच बारिश हो गई है। सामान्य रूप से 1565% से ज़्यादा बारिश हुई है सामान्य रूप से। आगे बढ़िए। मौसम विभाग कह रहा है हमको भी नहीं पता था इतनी बारिश होगी। वेदर मॉडल इतनी बारिश का अनुमान लगा पाने में फेल हो गया है। जितना अनुमान लगाए थे उससे बहुत ज़्यादा बारिश हो गई है। इतनी ज़्यादा बारिश हुई है कि मार्च से लेकर अब तक का कोटा पूरा हो गया है। अभी अगले 2-3 दिन और भारी बारिश की दिल्ली में चेतावनी जारी कर दी गई है। सुन लीजिए मौसम वैज्ञानिक क्या कह रहे हैं। बारिश का पूरी संभावना है क्योंकि आज भी हमने थोड़ा सा कम प्रोबेबिलिटी मगर फिर भी प्रोबेबिलिटी के साथ हमने भारी वर्षा डिक्लेयर किया है, यानी कि 12 सेंटीमीटर तक बारिश होने की संभावना है। कल परसों भी हमारा भारी वर्षा होने का पॉसिबिलिटी है। संभल कर रहिएगा। अगर दिल्ली में रहते हैं तो कभी भी भारी बारिश हो सकती है। बहुत जरूरी ना हो तो मत निकलिए। अभी बाहर इंद्र देवता कभी भी बरस सकते हैं। संभल कर रहिए। चलिए अब दिल्ली के बाद देश के दिल मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं।
क्या रहा है मध्य प्रदेश के मौसम का मिजाज और कैसा रहने वाला है अगला 2-4 दिन, सब कुछ देखिए इस रिपोर्ट में, दिखाइए। मॉनसून ने मध्य प्रदेश के पूरे हिस्से को कवर कर लिया है। पूरे प्रदेश में झमाझम बारिश हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक अभी प्रदेश में भारी बारिश देखने को मिल सकती है। यही कारण है कि मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के 24 से अधिक जिलों में बारिश का अलर्ट भी जारी किया है। मौसम विभाग की माने तो ग्वालियर, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, निवाड़ी, दतिया, टीकमगढ़ के साथ साथ छतरपुर में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो वहीं छिंदवाड़ा, विदिशा, डिंडोरी, शहडोल, नर्मदापुरम जैसे प्रमुख जिलों सहित राज्य के कुल 25 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। और बारिश की स्थिति देखेंगे, लगभग पूरे प्रदेश भर में बारिश है। मानसून का जैसा वो है उस हिसाब से पूरे प्रदेश में बारिश की उम्मीद की जा रही है। लगातार ये आगे ही बनी रहेगी, फिर अगर शिफ्ट होकर ये ईस्टर्न पार्ट की तरफ हेवी रेनफॉल का इफेक्ट चला जाएगा तो लगभग अगले 3-4 दिन बारिश भरे बने हुए हैं। मैंने आपको बताया ना कि एक ट्रफ लाइन गुजर रही है अपना राजस्थान से लेके साउथ यूपी के ऊपर होते हुए, तो क्लाउडिंग वगैरह सारी उसी एरिया में आ रही है। इस वजह से बारिश के ज़्यादा चांसेस उस तरफ है भी। जैसा देखेंगे जून में, जो जून के आंकड़े ज़्यादा ही चल रहा है सभी जगह। प्रदेश की बात करेंगे, लोकल भोपाल की भी बात करेंगे, कम से कम अभी 2-20 सेंटीमीटर के आसपास बारिश हो चुकी है, जो सामान्य से ज़्यादा ही चल रही है अभी। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में लगातार हो रही बारिश के कारण प्रदेश भर के मौसम में ठंडक आ गई है। लगातार हो रही बारिश से किसानों ने फसलों की बुआई भी तैयार कर ली है। मौसम विभाग के मुताबिक शुक्रवार को प्रदेश में पंचमढ़ी सिवनी सबसे ठंडा रहा। 1-2 मिनट में सब कुछ बताना जरूरी है। देख लिए ना कहाँ तेज बारिश होने वाली है, कहाँ येलो अलर्ट जारी किया गया है, सब कुछ बता दिया। छत्तीसगढ़ वाले सोच रहे होंगे कि हमारे प्रदेश का नंबर कब आएगा। तो भैया आपका अपना चैनल है, आपके मतलब की बात नहीं दिखाएंगे तो क्या दिखाएंगे। छत्तीसगढ़ में सबसे पहले आपको जसपुर से आई एक तस्वीर दिखाते हैं, देखते जाइएगा टीवी स्क्रीन पर। जसपुर में जोरदार बारिश हुई है, देखिए कैसे नदी यहाँ उफान पर है। वीडियो देखिए, सड़क के किनारे लोग खड़े हैं, सोच रहे हैं कैसे पार करें। इस पार आना है लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। ठीक कर रहे हैं, मत करिएगा हिम्मत, जान को जोखिम में मत डालिएगा, बाद में दूसरे गांव चले जाइएगा। थोड़ी बारिश कम हो जाए तब काम कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। ये वीडियो बगीचा नगर पंचायत का है। यहाँ राजपुरी नदी अलग तांडव मचा रही है। उफनती नदी को देखकर सड़क के दोनों तरफ आवाजाही रोक दी गई है। तेज बारिश हुई है, लेकिन पूरे छत्तीसगढ़ की बात करें तो जो मौसम विभाग ने अनुमान लगाया था वो ये था कि प्रदेश में 172 मिलीमीटर बारिश होगी, लेकिन हुई है मात्र 110 मिलीमीटर, यानी कि 36% कम। अब ये भी देख लीजिए, जो सामान्य बारिश हुई है उसमें 10 जिले हैं, औसत में 19 जिले, और जहां सबसे कम बारिश हुई है उसमें 5 जिले शामिल हैं। ये छत्तीसगढ़ की बात बता रहा हूं मैं आपको। रायपुर और रायपुर के आसपास आगे का मौसम क्या रहने वाला है, मौसम वैज्ञानिक बता रहे हैं, जैसा कि मध्य प्रदेश में बता रहे थे। छत्तीसगढ़ के मौसम वैज्ञानिक क्या बता रहे हैं ये भी सुना दीजिए। 2-3 दिन नहीं, अगले 5 दिन तक ऐसी बने रहेगी, लेकिन हेवी रेन की संभावना कल तक है। उसके बाद हल्की बारिश और व्यापक एरिया में अधिकांश या अनेक स्थानों में बारिश, हल्की बारिश की स्थिति रहेगी और बादल छाए रहेंगे, यानी ड्राई वेदर की संभावना नहीं है। 2-3 दिन नहीं, अगले 5 दिन तक ऐसी बने रहेगी, लेकिन हेवी रेन की संभावना कल तक है। उसके बाद हल्की बारिश और व्यापक एरिया में अधिकांश या अनेक स्थानों में बारिश, हल्की बारिश की स्थिति रहेगी और बादल छाए रहेंगे, यानी ड्राई वेदर की संभावना नहीं है। दिल्ली से लेकर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तक हर जगह का हाल बता दिया, और क्यों बता दिया ये भी आपको बता देता हूं। बारिश का अनुमान क्या है, बारिश कितनी होने वाली है, ये सीधे आपसे जुड़ा मसला है और आप इसकी तैयारी रखते हैं। बारिश होने वाली है और जोरदार होने वाली है, मौसम वैज्ञानिक यही बता रहे हैं, तो अपना छाता, रेनकोट सब तैयार रखिए, और जितना ज़्यादा हो बाहर निकलने से परहेज कीजिए, क्योंकि जान है तो जहां है। बारिश होती है तो बहुत लोगों की पोल खुल जाती है गुरु, और यही हो रहा है। कहाँ कितना भ्रष्टाचार हुआ है सब तस्वीरों में दिखने लगा है। बह गया आपका टैक्स, क्यों कह रहा हूं मैं, ये सब कुछ आपको बताऊंगा। आज लगातार तीसरे दिन एयरपोर्ट पर हादसा हुआ। आखिर हो क्या रहा है देश में,
पहले आपको आज की खबर बता देते हैं। आज राजकोट में भी कैनोपी गिर पड़ा और यहां भी कैनोपी पिक ड्रॉप वाली जगह पर ही गिरा है, मतलब जहां लोगों का सबसे ज्यादा आना जाना होता है। शुक्र है इस हादसे में किसी की जान नहीं गई, किसी को नुकसान नहीं पहुंचा। लेकिन ये हादसे क्यों हो रहे हैं, क्या वजह है, ये 3 तस्वीरें देख लीजिए। तस्वीरों को दिखा दीजिए। 27 तारीख को जबलपुर एयरपोर्ट पर शेड गिरा, एक कार टूट गई, गनीमत रही कोई घायल नहीं हुआ। दूसरी तस्वीर 28 तारीख की है, दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर हादसा हुआ, यहां कैनोपी का हिस्सा गिरा, कई गाड़ियां चपेट में आ गई और एक शख्स की मौत हो गई, 8 लोग घायल भी हो गए। तीसरी तस्वीर आज की राजकोट एयरपोर्ट की है, यहां भी कैनोपी का हिस्सा गिर गया। ये तस्वीरें दिखाकर बस आपसे यही पूछना चाहता हूं, कौन जिम्मेदार है। कल दिन भर खबर चली और आज लगातार तीसरे दिन फिर खबर चल रही है, आखिर क्यों? अभी तो मानसून शुरू हुआ है। फिर कह रहा हूं, हाई फाई लोगों का मूवमेंट होता है एयरपोर्ट पर। आम आदमी तो छोड़ दीजिए, मंत्री, सांसद, विधायक, देश के प्रधानमंत्री भी एयरपोर्ट जाते हैं और बताइए उस जगह का ऐसा रख रखाव किया जा रहा है, सवाल तो उठेंगे। अब आपको एक और तस्वीर दिखा देता हूं। देखिए बिहार में 11 दिन में 5 पुल गिर गए। कल एक तस्वीर बिहार के मधुबनी से आई, 3 करोड़ की लागत से बन रहा निर्माणाधीन पुल का हिस्सा गिर गया। सोचिए 3 करोड़ किसके थे? आपके, हमारे, जनता के पैसे से बन रहा था पुल, लेकिन ये पुल करप्शन के भेंट चढ़ गया। ये बारिश का कहर है, इसलिए सब कुछ दिखा रहा हूं। और अभी पूरी बारिश बची है। 11 दिन में बिहार में ये 5वां हादसा हुआ है। 18 जून को अररिया में पुल गिरा, 22 जून को सिवान में पुल गिरा, देख लीजिए। 23 जून को मोतिहारी में पुल गिरा, 27 जून को किशनगंज में पुल गिरा और अब 28 जून को मधुबनी में पुल गिरा। रोक दीजिए अभी, इसलिए रुक जाइए। मुझे लगता है कि ये तारीख अगर पूरे महीने चलती रही तो पता नहीं कितने पुल गिर गए। हर दूसरे दिन एक पुल गिरेगा, हर तीसरे दिन। सोचिए कैसे पुल बना होगा, कैसे बनाया होगा इन लोगों ने, कितना भ्रष्टाचार किया होगा कि थोड़ी सी बारिश शुरू भी नहीं हुई है। और सोचिए जब नेपाल का पानी आएगा बिहार में तो क्या होगा, आधा बिहार उससे डूब जाता है। पानी में सिर्फ पुल का हिस्सा नहीं, आपका और हमारा पैसा बह रहा है। इसलिए कह रहा हूं, देख लीजिए। इन हादसों पर अब बिहार में जमकर सियासत भी शुरू हो गई है। इस रिपोर्ट में देख लीजिए कि किस तरह से राजनीति हो रही है। लगातार पुल गिर रहा है, आदमी सिवान में लगातार पुल गिर रहा है, लगातार ट्रेन हादसा हो रहा है, लगातार पेपर लीक हो रहा है। एक बता दो किस पे कार्रवाई की गई? ये ताज्जुब की बात है कि अभी पूरी तरह से बरसात आया नहीं है और 5-5 पुल का नुकसान हो जाना, गिर जाना, ये पूरे बिहार के लिए चिंता का विषय है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और ऐसे में गुणवत्ता के साथ जिसने भी भ्रष्टाचार किया है, ना किसी दोषी को बख्शा जाएगा। अब सरकार को गिरना ही बाकी रह गया है। जब तक ये सरकार नहीं जाएगी तब तक पुल गिरने का सिलसिला बंद नहीं होगा बिहार में। वो ठेकेदार लोगों की गलती के चलते सब हो रही है बात। घटिया किस्म का उसमें मटेरियल दिया होगा, गिर जाना एक अलग बात है। उस पर त्वरित कार्रवाई बिहार सरकार कर रही है। बिहार के बाद अब आपको सीधे अयोध्या की तस्वीर दिखाते हैं। बहुत वायरल है, बहुत वायरल है। सड़क चमचमा रही है लेकिन बीच में गड्ढा हो गया है। देख लीजिए सामने की सड़क, अगल बगल की सड़क देख लीजिए, सब ठीक है लेकिन बीच में भ्रष्टाचार का गड्ढा हो गया है। सरकार ने पैसा दिया, टेंडर पास हुआ, आम जनता के पैसे से बनी ये सड़क भी कुछ भ्रष्ट ठेकेदारों के भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। गुस्से में हूँ, बहुत गुस्से में हूँ। टैक्स भरता हूँ, हर महीने टैक्स भरता हूँ, लेकिन हमारे टैक्स के पैसे को ये भ्रष्टाचारी खा रहे हैं। देख लीजिए हाल। अयोध्या का राम पथ, वो सड़क जहां से होकर देश दुनिया से आए श्रद्धालु रामलला के दर्शन के लिए जाते हैं, देखिए क्या हाल हो गया है। राम मंदिर के अलावा हनुमानगढ़ी, बिरला, धर्मशाला और राम की पैड़ी को जोड़ने वाली 13 किलोमीटर की यह सड़क पहली ही बारिश में 13 जगह धंस गई है। 13 जगह। खूब वायरल हो रही है तस्वीर। प्रशासन से सवाल पूछे जा रहे हैं। सवाल खड़े हुए
तो यूपी सरकार ने पीडब्ल्यूडी के 3 अफसरों को सस्पेंड कर दिया। कुछ देर बाद इस सड़क का सीवर बनाने वाली अहमदाबाद की कंपनी को नोटिस जारी किया गया और थोड़ी देर बाद जल निगम के 3 अफसरों को भी सस्पेंड कर दिया गया। सस्पेंड कर दिया जाएगा। पहली ही बारिश में यह सड़क कई जगह धंस गई। ठीक से नहीं बनाए हैं अधिकारी, खूब भ्रष्टाचार किए हैं, अपनी जेब गर्म किए हैं और जनता के साथ धोखा किए हैं, इसलिए ये पूरी तस्वीर आपको इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि पूरी बारिश में आपको इसी तरह की तस्वीर दिखाई देंगी। और बारिश बहुत कुछ साफ करते जाती है, भ्रष्टाचार किस तरह से हुआ है ये उजागर करते जाती है। तो देख लीजिए इतना पैसा लगाने के बाद क्या क्या हो रहा है, कैसे पुल गिर जा रहे हैं और कैसे सड़क बह जा रही है। अगली खबर कौन सी है आपने देख ली होगी और कहना पड़ेगा जय बाबा बर्फानी। जय बाबा बर्फानी क्यों कह रहा हूं ये भी आपको बताऊंगा, क्योंकि आज से अमरनाथ की यात्रा शुरू हो गई है और आज से जत्था निकलना शुरू हो गया है। अमरनाथ की खबर आप बहुत ध्यान से देखना चाहते हैं। कैसे जाएंगे अमरनाथ, कैसी सावधानी बरतनी है, प्रशासन ने क्या तैयारी की है, ये सब कुछ देखना है विस्तार से, तो बने रहिएगा। मैं हर दिन मौसम का हाल और अमरनाथ जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए खबर दिखाऊंगा। अब आपको बताता हूं, बाबा बर्फानी का दर्शन करना है तो खबर देख लीजिए। आप दर्शन करने जाते हैं और ये भी जानना चाहते हैं कि क्या स्थिति है वहां, इसलिए ऐसी खबर मैं हर दिन दिखाऊंगा जो आप जानना और देखना चाहते हैं। और हाँ, सिर्फ और सिर्फ आपके काम की खबर दिखाऊंगा। सीधे मुद्दे की बात करते हैं और सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज से अमरनाथ यात्रा शुरू हो गई है। 29 जून से शुरू होकर ये यात्रा 19 अगस्त तक चलेगी, यानी 52 दिनों तक इस बार अमरनाथ यात्रा चलेगी। 52 दिनों तक। यात्रा के पहले दिन शिव भक्तों का जोश हाई रहा। पहले बाबा बर्फानी की यात्रा से आई ये तस्वीरें देख लीजिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। दिखाइए। खुशी की बात है, सालों में ऐसा मौका आता है। बहुत मतलब गर्व की बात भी है अपने ऊपर कि भैया हमको ऐसा मौका मिला है यहाँ पे हमको बाबा के दर्शन करने का। पूरा जो ट्रांजिट कैंप है उसमें 5000 की कैपेसिटी है। उम्मीद कर रहा हूँ कि इस साल यात्रा गत वर्षों से भी बेहतरीन। बम बम भोले गूंज रहा है, भक्त झूम रहे हैं, नाच रहे हैं। ये माहौल बताते हुए मेरे भी रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं, क्योंकि मैं खुद अमरनाथ यात्रा पर गया हूँ। कई दिन यात्रियों के बीच रहकर महसूस किया हूँ इस माहौल को। ठंडी रहती है, सीधी खड़ी चढ़ाई है, लेकिन जोश हाई है। यही अमरनाथ यात्रा का माहौल रहता है। अमरनाथ यात्रा पर जाने के लिए 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता है पहलगाम का, ये लंबा रास्ता है, 48 किलोमीटर का सफर है। इसमें 3 दिन की यात्रा होती है, 3 दिन की। दूसरा रूट है बालटाल का। बालटाल वाले रूट में मैं गया था, बालटाल में ही रुका था मैं 15 दिन, क्योंकि मैं कवरेज के लिए गया था और उसके बाद दर्शन भी किया था। ये 14 किलोमीटर का सफर है, खड़ी चढ़ाई है, लेकिन ये रास्ता बहुत सकरा है, एकदम पतली पतली से, पहाड़ों से होकर पतली पतली पहाड़ से होकर गुजरना पड़ता है। टेढ़ी मेढ़ी पहाड़ी के बीच से होकर बाबा बर्फानी का दर्शन मिलता है। आधे रास्ते में घुड़सवार ने मुझे छोड़ दिया था, कहा आप पैदल जाओ। फिर उसके बाद हम लोग पालकी में बैठ कर गए, क्योंकि रात हो जाती है लौटते समय, तो वो स्थिति कई बार बनती है। अगर आप भी अमरनाथ यात्रा करने की सोच रहे हैं और अगर आपको लग रहा है कि कश्मीर है, सुरक्षित होगा कि नहीं, कैसे जाएं, ठीक से लौट पाएंगे, सब ठीक तो होगा ना, तो परेशान मत होइए। 6 लाख श्रद्धालुओं के हिसाब से प्रशासन ने इंतजाम कर दिए हैं। वहां इंतजाम चकाचक मिलेगा आपको। आपकी सुरक्षा में जानते हैं कितने लोग लगे? 2 लाख सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं, 2 लाख। बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। विस्तार न्यूज आपका अपना चैनल है, सब कुछ बताएगा। आप देखते जाइएगा विस्तार न्यूज की, कैसे जाएंगे, सावधानी क्या बरतेंगे, सुरक्षाकर्मी हैं कि नहीं, कश्मीर जाना सुरक्षित है कि नहीं, सब। 2 लाख लोग तैनात हैं। ड्रोन और सीसीटीवी कैमरे से पूरे रूट की निगरानी रखी जा रही है।
रास्ते में 125 लंगर की व्यवस्था है। और हाँ, ये मत सोचिएगा कि लंगर में चावल दाल मिलता है, बड़ा स्वादिष्ट खाना मिलता है, भर भर के थाली मिलती है, पैसा रुपया नहीं लगता है। 6000 वॉलंटियर आपकी मदद के लिए रहेंगे और इसी भरोसे पर आज 4603 यात्रियों का पहला जत्था पहले दिन बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए रवाना हुआ है और पहले दिन बाबा के दर्शन किए हैं। 14,500 फुट की ऊंचाई पर बाबा बर्फानी अपने दर्शन देते हैं। 29 जून से रोजाना करीब 15,000 यात्री बाबा बर्फानी के दर्शन कर सकेंगे। इस साल अमरनाथ यात्रा के लिए 3.5 लाख से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन अब तक करा लिया है। 26 जून से ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। आपको भी यात्रा करनी है तो प्लान कर लीजिए, रजिस्ट्रेशन करा लीजिए और बाबा बर्फानी के दर्शन कराइए। जो भी अपडेट होगा आपको दिखाता जाऊंगा, सब कुछ बताता जाऊंगा, क्योंकि ये विस्तार न्यूज़ है, ये आपका अपना चैनल है। आपसे जुड़ी कोई भी खबर होगी वो सबसे पहले विस्तार न्यूज़ में दिखाऊंगा और बताऊंगा। आज लद्दाख से एक दुखद खबर आई है। लद्दाख में टैंक अभ्यास के दौरान हमारे देश के 5 जवान शहीद हो गए हैं। लद्दाख के दौलत बेग ओल्डी में ये दुखद हादसा हुआ है। इस हादसे में एक जेसीओ समेत 5 जवान शहीद हो गए हैं और ये दुखद खबर इसलिए बताना जरूरी है क्योंकि अभ्यास के दौरान ये हादसा हुआ है। श्योक नदी के ऊपरी इलाके में बारिश के चलते अचानक नदी में पानी बढ़ गया। रात होने के चलते जवानों को इसका पता ही नहीं चल सका। एलएसी के चुसूल से 148 किलोमीटर दूर मंदिर मोड़ के पास ये हादसा हुआ। रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंची, लेकिन नदी में तेज बहाव और बढ़े जल स्तर के कारण जवानों को बचाया नहीं जा सका। दिन रात हमारे देश के जाबाज जवान हमारी और आपकी सुरक्षा में बॉर्डर पर तैनात रहते हैं और न जाने ऐसे कितने अभ्यास चलते रहते हैं हमारी सुरक्षा के लिए। देश नमन करता है इन वीरों की शहादत को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश की बात क्यों कर लेते हैं? क्योंकि ऐसा इलाज मत करो। अगर ऐसा इलाज करना है तो मत करो जिसमें मासूम बिलखता रहे, रोता रहे, अलग से बीमार हो और घंटों बिजली चली जाए। इस खबर को विस्तार से देखना चाहते हैं तो चलिए आपको विस्तार से दिखा देता हूं। भिंड से जो तस्वीर आई है वो शर्मसार कर रही है और सबसे बड़ा मसला ये है कि जो तस्वीर भिंड से आपको दिखाने वाला हूं उन तस्वीरों ने परेशान कर दिया है। दिखाइए भाई, दिखाइए तस्वीर, दिखाइए तस्वीर, दिखाइए। हमारे आपके बच्चों को खरोच आ जाए, खरोच आ जाए। फिर मैं कह रहा हूं, अपने बच्चों से जोड़ रहा हूं क्योंकि इमोशनल हूं मैं चैनल रीजनल या नेशनल नहीं चलाता हूं, मैं इमोशनल चैनल। जिस खबर पर आपका दर्द हो, जिस खबर पर आपकी पीड़ा हो, वो खबर मुझे दिखाना जरूरी है। मैं टीआरपी के फेर में नहीं पड़ता हूं, मैं आपकी मुसीबतों के चक्कर में पड़ा रहता हूं और आपकी मुसीबत, आपकी परेशानी जहां होगी उस खबर को दिखाऊंगा। चटकारी खबर नहीं दिखाऊंगा, हो हल्ला नहीं करूंगा, आपके मुद्दे पर जमकर चिल्लाऊंगा। हमारे आपके बच्चों को खरोच आ जाए। मैं आपसे कह रहा था, जिस बात को रोक दिया था, कि हमारे आपके बच्चों को, मैं अपने बच्चों को इसलिए जोड़ रहा हूं ताकि इस बात को हर वो आदमी समझे जो विस्तार न्यूज़ आप देख रहा है। छोटा मसला ये नहीं है बच्चों को कैसे पाल पोस कर बड़ा किया जाता है, सोचिएगा जरूर, आप सोचिएगा। इसलिए कह रहा हूं कि हमारे आपके बच्चों को अगर खरोच आ जाए तो जान निकल जाती है। शहर के सबसे बड़े अस्पतालों की ओर भागते हैं कि कैसे भी जल्दी से इलाज करवा लें, सबसे बेहतर इलाज करवा लें। क्या किसी गरीब को अपने बच्चे के बेहतर इलाज का हक नहीं है? क्या किसी गरीब को यह हक नहीं है? किसी गरीब को यह हक नहीं है कि वो जाए और अस्पताल में उसके बच्चे के अच्छे से अच्छा इलाज हो जाए? नहीं है। मेरे भिंड के साथी ने जो तस्वीर भेजी है ना, जब मैंने उसे देखा तो लगा क्या बताऊंगा, क्या ही समझाऊंगा, मन दुखी हो गया। जिला अस्पताल में करीब 4 घंटे बिजली गुल हो गई। 4 घंटे बताने वाले बता रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं 2 घंटे, लेकिन 15 मिनट के लिए भी बिजली गुल हुई तो क्यों हुई? बच्चे विलख रहे हैं, तड़प रहे हैं, गर्मी से हाल बेहाल है और बीमार अलग से हैं। मेरे भिंड के साथी ने जब ये तस्वीर भेजी तो काफी देर तक सोचता रहा। ये तस्वीरें आपको दिखाते वक्त क्या बोलूंगा, क्या बताऊंगा, क्या समझाऊंगा? स्क्रीन पर आप तस्वीरें देखते जाइए। इन तस्वीरों को देखने के बाद बस कुछ लानतें भेज सकता हूं। टीवी पर शब्दों की मर्यादा रखनी होती है, मर्यादा रखनी होती है, लेकिन जब मैं आपसे कनेक्ट होकर बात करता हूं तो मुझे लगता है कि अगर मैं वहां होता तो क्या करता।
क्या अपने गुस्से को शांत कर लेता? क्या मैं काबू में कर लेता? और ऐसे तड़पते बच्चों को देखता नहीं हो पाता मुझसे। और इसलिए मैं जब टेलीविजन में भी आता हूं तो वही गुस्सा दिखाता हूं, वही गुस्सा जाहिर करता हूं जो मैं अस्पताल में होता तो करता, क्योंकि मैं आपसे सीधा कनेक्ट हूं, मैं आपसे सीधे इमोशनल जुड़ा हूं। अस्पताल में बीमार बच्चे बिस्तर पर लेटे हैं, अस्पताल में बिजली नहीं है, सभी गर्मी से बेहाल हैं, छोटे छोटे बच्चे, कुछ तो बस कुछ ही दिन पहले पैदा हुए दिख रहे हैं। तस्वीरों को पहली बार देखा तो कुछ बच्चे ऐसे भी दिखे जिनके शरीर में कोई हलचल नहीं। तुरंत अपने साथी को फोन पर पूछा, राहत है, सभी जीवित हैं, लेकिन इस सिस्टम ने इन मासूमों के जीवन को मुश्किल करने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। खैर, कभी कभी इमोशनल हो जाता हूं ऐसी खबरें देखकर। बाकी जितने लोगों ने मुझे रिपोर्टिंग करते देखा है वो जानते हैं, आज अगर स्टूडियो की जगह भिंड के इस अस्पताल में होता तो जिम्मेदारों का अब तक जीना मुहाल कर दिया होता और सीधे वहीं ले जाकर पूछता, क्या कर रहे हैं आप? खैर, तस्वीर तो देख लिया आपने, समझ भी गए होंगे कि क्या हो रहा है अस्पताल में। फिर भी पूरी खबर आपको बता देता हूं। मध्य प्रदेश के भिंड जिला अस्पताल में शुक्रवार को बिजली गुल हो गई। अस्पताल में बड़े बड़े जनरेटर लगे हैं, लेकिन भीषण गर्मी के बीच अस्पताल अंधेरे में डूबा रहा। सबसे अधिक दिक्कत आई उस वार्ड में जहां बच्चे भर्ती थे। अंधेरे में डॉक्टर टॉर्च की रोशनी में बच्चों का इलाज करते रहे, तो वहीं नर्स मोबाइल जलाकर बच्चों को ग्लूकोज की बोतल चढ़ा रही थी। गर्मी से बेहाल बच्चों को गर्मी से बचने माँ बाप हाथ से हवा करते रहे, बचा रहे थे। बच्चे तड़पते रहे और जिम्मेदार चैन की नींद सोते रहे। करीब 4 घंटे अस्पताल में बिजली नहीं रही। 4 घंटे बोलने वाले बोल रहे हैं। विद्युत विभाग के अधिकारियों ने कहा कि हमने बिजली काटने की सूचना पहले ही दे दी थी। अरे दे दी थी तो अस्पताल प्रबंधन क्या कर रहा था? व्यवस्था कर लेता, लेकिन अस्पताल में कोई बैकअप व्यवस्था क्यों नहीं की गई? इसका जवाब देने कोई चिकित्सा अधिकारी तैयार नहीं था। खुद ही सुन लीजिए कि बच्चे जब गर्मी से बेहाल थे तब परिजनों ने क्या कहा। परिजनों ने क्या कहा है, सुनाइए। लाइट नहीं थी ना, बच्चों सब बीमार थे, लाइट बस थोड़ा सा इनसे दिखवा रहे थे। तो फिर कैसे इलाज हुआ? डॉक्टरों ने कैसे? मुआलन से ट्रोस से इलाज हुआ था। बच्चे सब घबरा रहे थे। हमें आपको इससे हवा करनी पड़ी, क्या वजह है? लाइट नहीं है। कब से नहीं है? 2 घंटे। बोला नहीं अंदर डॉक्टर को? बोला था तो बोल रहे इन्वर्टर चला रहे ना, कुछ कह रहे खराब हो गया। वैसे इन्वर्टर भी चल रहा था, इन्वर्टर डिस हो गया। कैसे रुक जाते हैं लोग, कैसे ठहर जाते हैं, कैसे ऐसी खबरों को जगह नहीं देते हैं। किस तरह का टेलीविजन है, किस तरह का मीडिया है, कौन सी खबर दिखाना चाहते हैं, कौन सी टीआरपी की रेस है। मैं तो ऐसे टेलीविजन का सपोर्ट नहीं करता और मैं मानता भी नहीं हूं कि अगर ये खबर आपके प्राइम टाइम में 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे आप इस पर बात नहीं कर रहे हैं तो आप पत्रकारिता नहीं कर रहे हैं। माफ कीजिएगा, मैं किसी को सर्टिफिकेट नहीं दे रहा हूं, मैं किसी को भी सर्टिफिकेट नहीं दे रहा हूं, लेकिन सोचिए ना, छोटे बच्चे को सड़क में लेकर कैसे मां हवा दे रही है। क्यों? क्योंकि सिस्टम लापरवाह है। पहले बता दिया बिजली विभाग ने कि भाई साहब बिजली गोल करना है, बिजली गुल रहेगी। उसके बाद अस्पताल प्रबंधन ने क्या किया, क्या व्यवस्था की? इन बच्चों को दिखाऊंगा मैं, इन बच्चों को इसी तरह दिखाऊंगा मैं, इसी तरह दिखाऊंगा और रुकूंगा कुछ देर। सोचिए ना, इन तस्वीरों को देखिए, बीमार बच्चे हैं, ये बीमार बच्चे हैं, ये स्वस्थ नहीं है। भिंड जिला अस्पताल, क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं? पूछूंगा आपसे सवाल पूछूंगा और याद रखिएगा कल अपने रिपोर्टर को फिर भेजूंगा। सीएमएचओ साहब फिर से भेजूंगा अपने रिपोर्टर को। अगर आप देख रहे हैं तो ये समझिएगा कि मेरा रिपोर्टर आपके पास जाएगा, आपसे पूछेगा कि ये बच्चे जो परेशान हुए हैं रात में, इसका जिम्मेदार कौन है, ये पूछेगा। खैर, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं। देश की बात मैंने आपको बता दी, देश के अलग अलग हिस्सों की बात बता दी जो आपके काम की थी, वो सब कुछ मैंने आपको बता दिया। लेकिन अब क्या बता रहा हूं, ऐसी बहन मत देना, ऐसी बहन मत देना। रक्षाबंधन के दिन अगर किसी की बहन ना हो तो उस दिन वो बहुत मिस करता है कि कौन राखी बांधेगा। लेकिन ऐसी बहन भी मत देना जो भाई को शर्मसार कर दे, जो बाप को शर्मसार कर दे,
बिल्कुल मत देना। जेल में है ये। पूरी कहानी जानना चाहते हैं? ये जेल चली गई है। फिल्म देख के बहुत ज्यादा डायरेक्टर हो गई थी, ये डायरेक्ट करने लगी थी, खुद का ही अपहरण करवा लिया था। क्या खबर है वो बता देता हूं आपको, पूरी खबर बता देता हूं। प्यार, अपहरण, साजिश और जेल की कहानी है ये। एक लड़की सरकारी अधिकारी है। सुनते जाइएगा इस पूरी कहानी को। मतलब सरकारी नौकरी में है, कमाती है, लेकिन उसकी करतूत ऐसी है कि सुनकर आपको शर्म आ जाए। अपने माँ बाप और भाई को केवल इसलिए धोखा देती है कि उसे अपने बॉयफ्रेंड के साथ शादी करना है। धोखा भी ऐसा वैसा नहीं। इस खबर को मैंने क्यों प्राइम टाइम में जगह दी है, क्यों सिर्फ मुद्दे की बात में दिखा रहा हूं और सीधे मुद्दे की बात कर रहा हूं। धोखा भी ऐसा वैसा नहीं। धोखा ऐसा कि अपना ही अपहरण करवा लेती है और अपने ही बॉयफ्रेंड से अपहरण करवाती है। पूरी फिल्म है, पिक्चर है। पूरी कहानी सुनेंगे तो लगेगा कि एक सरकारी कर्मचारी, एक सरकारी अधिकारी कैसे अपने परिवार को धोखा देने के लिए पूरी साजिश रचती है। लड़की का ऑडियो भी सुनाऊंगा। ऑडियो आप जब सुनेंगे तो आप सोचेंगे कि बताइए, अपने ही घर वालों को इस तरह से धोखे में रख सकता है कौन? लड़की का ऑडियो पूरा सुनाऊंगा कि कैसे बॉयफ्रेंड लड़की के भाई को धमकी दे रहा है। बहन को किडनैप करके बॉयफ्रेंड धमकी दे रहा है, इसका ऑडियो है। और बहन झूठा डर दिखाने का नाटक कर रही है। चलिए पूरी कहानी बता देता हूं। पता नहीं क्या हो रहा है इस समाज में। हर दिन जब मेरी पूरी टीम मिलकर यह तय करती है कि सीधे मुद्दे की बात में आज आपको क्या दिखाया जाएगा, तब क्राइम की कोई ना कोई ऐसी खबर हमारे सामने आ जाती है जिसे देखकर लगता है कि ये स्टोरी तो आप तक पहुंचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोग सीख पाएं, समझ पाएं कि भाई ये सब तो कभी नहीं करना है। अब बताइए, छत्तीसगढ़ के शक्ति जिले में एक लड़की ने अपना ही अपहरण करवा लिया। पूरी कहानी बता रहा हूं विस्तार से। और उसके बाद अपने घर वालों को फोन कर 15 लाख रुपए मांगने लगी। लड़की की ओवर एक्टिंग का ऑडियो भी आपको सुनाऊंगा कि कैसे अपने ही भाई को फोन कर लड़की अपने अपहरण की झूठी कहानी सुना रही है। बड़ा ही दुखद है ये सब, लेकिन उतना ही दिलचस्प भी कि कैसे प्यार के चक्कर में लोग क्रिमिनल बन जाते हैं, अपराधी बन जाते हैं। चलिए पूरा मामला बता देता हूं। अब तक मैं आपको केवल भूमिका बता रहा था। बीते शुक्रवार शक्ति जिला पुलिस को सूचना मिली कि अपने भाई के साथ सामान खरीदने निकली एक लड़की का अपहरण हो गया। अपहरण दिन दहाड़े हुआ है। जब युवती बाजार से फल खरीद रही थी, उसी वक्त कुछ युवक आए और लड़की को उठाकर ले गए। लड़की सरायपाली उप स्वास्थ्य केंद्र की CHO यानी चिकित्सा अधिकारी थी। चिकित्सा अधिकारी के अपहरण की सूचना से हड़कंप मच गया। मचना ही था भाई। दिन दहाड़े किसी लड़की का अपहरण हो जाए तो हड़कंप तो मच ही जाता है। लड़की का नाम अनुपमा जलतारे है। अपहरण के कुछ देर बाद ही अनुपमा के छोटे भाई के पास फोन आया। जैसे पिक्चरों में होता है ना, अपहरण हो जाने के बाद फोन किया जाता है कि तुम्हारी बहन मेरे कब्जे में है। वैसी ही कहानी है जिसमें अपहरण करने वालों ने युवती की रिहाई के बदले 15 लाख रुपए मांगे। मैंने कहा था ना कि आपको ऑडियो सुनाऊंगा। मैंने कहा था ना ये ऑडियो किसका है ये बताऊंगा, लेकिन पहले सुन लीजिए। पहले ऑडियो सुन लीजिए, फिर बताऊंगा कि कौन किससे बात कर रहा है। ये पूरा कनेक्शन समझाऊंगा। पहले ऑडियो सुनाइए। अरे क्या हुआ? निकाले बात कर तरबान से। अरे हेलो। हाँ दीदी, कैसे हो दीदी? क्या कर रहे हो मन? कहाँ हो दीदी आप? पता नहीं मैं कहाँ हूँ। पता नहीं मैं कहाँ हूँ। कहाँ है तू? बोल, इसको जल्दी पैसा दे रहे। बोल कहाँ हो दीदी आप? पता नहीं कहाँ हूँ। आना यहाँ मन। आ रहा हूँ दीदी। भैया थोड़ा टाइम दो ना भैया, हम लोग कर लेंगे भैया। थोड़ा टाइम दे ले रे। टाइम दे ले तो क्या अरेंज कर लेंगे। दे ले रे तेरा टाइम तो क्या कर ली रे? हैं कर लेंगे भैया अरेंज। हम थोड़ा सा टाइम दीजिए भैया। फोन को मुझे दो, मैं पैसा अरेंज कराती हूँ। मुझे तो दे दो फोन। चुप रहे, चुप। उतना 15 लाख उतना हो पाएंगे भैया। थोड़ा टाइम दे दो भैया प्लीज। कोई टाइम नहीं देगा। आज सुन लिया आपने? बहन को रोते बिलखते सुन रहे हैं? ये जो बहन है किस तरह से अभिनय कर रही है। क्राइम पेट्रोल इसने या तो बहुत देखा है, या तो ये फिल्म में जाना चाहती है,
या तो ये फिल्म में जाना चाहती है या तो फिर इसके पीछे इसका कोई और मकसद रहा होगा। शादी करने के 10 तरीके होते हैं। देखिए देखिए, जेल के अंदर हैं, जेल के अंदर चले गए हैं। ऐसी रचना क्यों रचना भाई, ऐसी कहानी क्यों रचना कि जेल चले जाओ। और इसीलिए मैं कह रहा था, ऐसी बहन मत देना, ऐसी बहन मत देना जो पूरे परिवार में, पूरे समाज में, पूरे हर जगह जग हसाई कर रहे। अपहरण की बात सामने आते ही पुलिस एक्टिव हो गई, क्योंकि अधिकारी है एक विभाग की, अपहरण हो गई, ऑडियो आ गया, पूरे इलाके में घेराबंदी हो गई और सीसीटीवी फुटेज तलाशने जाने लगे, ढूंढने लगे कि कहां गई सीसीटीवी। पुलिस तेजी से इंक्वायरी कर रही है। पुलिस जैसे ही अपहरणकर्ताओं तक पहुंची, पुलिस के भी होश उड़ गए, क्योंकि अपहरण की ये पूरी कहानी ही फर्जी थी, स्क्रिप्टेड थी, स्क्रिप्टेड। मैं बताया ना आपको, या तो ये डायरेक्टर किस्म की लड़की है। सोचिए ऐसा कोई साधारण आदमी कैसे कर सकता है। पहले अपहरण करवाना है, अपने बॉयफ्रेंड से करवाना है, फिर अपने परिवार वालों के सामने रोना है, बिलखना है, नाटक करना है, अभिनय करना है कि जल्दी छुड़ा लो, मार देगा ये। और किसके पास है? अपने बॉयफ्रेंड के पास। पूरी कहानी ही फर्जी थी। लड़की ने खुद ही अपने अपहरण की साजिश रची थी, अपने अपहरण की साजिश खुद रची थी। और साजिश रचने वाला और कोई नहीं बल्कि उसका प्रेमी ही था, यानी कि प्रेमी प्रेमिका ने मिलकर ही अपहरण का ये पूरा ड्रामा प्लान किया था। क्यों किया था ये भी बता देता हूं। अनुपमा अपने प्रेमी महेंद्र जांगड़े से शादी करना चाहती थी और अनुपमा का प्लान था कि अपहरण की खबर से घर वाले डर जाएंगे और फिर महेंद्र किसी हीरो की तरह आएगा और अनुपमा को बचा लेगा। ये पुलिस की कहानी है। मैं बता रहा था आपको कि ये डायरेक्टर लड़की किसी हीरो की तरह आएगा और बचा लेगा, जिसके बाद अनुपमा के घर वाले दोनों की शादी के लिए तैयार हो जाएंगे। अरे यार क्या ही कहूं। अब इतनी बचकानी हरकत सिर्फ शादी के लिए, इतना बड़ा ड्रामा। थोड़ा उस कॉल को भी सुन लीजिए जो अनुपमा और उसके बॉयफ्रेंड ने अपने घर वालों को किया था। सुनाइए जरा एक बार फिर से वो ऑडियो सुनाइए। अरे क्या हुआ? ये बात कर तरबान से। अरे अरे हेलो हेलो, हाँ दीदी कैसे हो दीदी? क्या कर रहे हो मन? कहाँ हो दीदी आप? पता नहीं मैं कहाँ हूँ, पता नहीं मैं कहाँ हूँ, कहाँ है तू? बोल इसको जल्दी पैसा दे रहे हैं, बोल कहाँ हो दीदी आप? पता नहीं कहाँ हूँ, आना आ रहा हूँ दीदी। भैया थोड़ा टाइम दो ना भैया, हम लोग कर लेंगे भैया। थोड़ा टाइम दे ले रे, टाइम दे ले तो क्या अरेंज कर लेंगे। दे ले रही तेरा टाइम तो क्या कर ली रे? हैं कर लेंगे भैया अरेंज, हम थोड़ा सा टाइम दीजिए भैया। मुझे दो, मैं पैसा अरेंज कराती हूँ, मुझे तो दे दो फोन। चुप रहे, चुप। उतना 15 लाख उतना नहीं पाएंगे भैया, थोड़ा टाइम दे दो भैया प्लीज। कोई टाइम नहीं देगा आज। इसी भाई के साथ खेली होगी, इसी भाई के साथ खेल कूद कर बड़ी हुई होगी। अब आप सोच रहे होंगे ये खबर इतनी बड़ी भी नहीं है जितनी बड़ी आप कर रहे हो। है बिल्कुल है। खैर पुलिस तो पुलिस है, चंद घंटों के अंदर ही दोनों को पकड़ लिया और जेल भेज दिया। अब देखिए, अब चेहरे में नकाब लगा लिया। क्यों? शर्म आ रही है। यही शर्म पहले आ जाती, और इसीलिए मैंने कहा बहन देना पर ऐसी मत देना। पकड़ लिया पुलिस ने। अब दोनों प्रेमी जेल के अंदर से ही अपनी आगे की प्रेम कहानी लिखेंगे। क्या कह रही हैं जिले की एसपी अंकिता शर्मा, सुना दीजिए। लड़की अनुपमा जलतारे का किसी के द्वारा अपहरण कर लिया गया है, जिसकी रिपोर्ट पर यहाँ अपराध पंजीबद्ध किया गया थाना सक्ती में। एवं पुलिस अधीक्षक महोदया अंकिता शर्मा के मार्गदर्शन पे 4 टीमें गठित की गई और सभी जगह सीसीटीवी फुटेज वगैरह चेक किया गया। अभी शाम को लड़की का पता चल गया है और उसको बिलासपुर टीम की मदद से बरामद किया गया है। ये पूरी खबर दिखाने के पीछे मकसद क्या था? संजय ठाकुर और हम जब प्लानिंग कर रहे थे तो संजय ठाकुर से मैंने कहा कि संजय, इस खबर को दिखाना इसलिए जरूरी है क्योंकि समाज को जागरूक करना भी हमारा मकसद है। इस खबर को हम इतनी बड़ी इसलिए बनाकर दिखा रहे हैं, इतनी बड़ी इसलिए बनाकर दिखा रहे हैं कि आगे से कोई लड़की, कोई बहन, कोई बच्ची
किसी गलत रास्ते में ना पड़ जाए और वो कोई गलत रास्ता ना चुन ले संजय, कि अपने घर वालों को, परिवार वालों को, देखो ना कैसे भाई रो रहा था, कैसे भाई रो रहा था, कैसे बिलख रहा था, परेशान हो रहा था, और इस बहन को शर्म नहीं आ रही थी। संजय, इस खबर को दिखाने के पीछे का मकसद बताइए। और अब तो जेल के अंदर ही शुरू होगी प्रेम कहानी। ऐसी प्रेम कहानी का क्या मतलब? बिल्कुल 3 दिन से हम क्या दिखा रहे हैं, दर्शकों को ये समझना चाहिए। पहले हमने दिखाया कि कैसे पेंड्रा में एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका की चाकू मारकर हत्या कर दी, फिर एक बेटे ने अपने बाप का ही गला घोट दिया, और आज देखिए इस लड़की ने सिर्फ शादी के लिए इतना बड़ा धोखा दिया, इतना बड़ा ड्रामा किया। इसे दिखाने का मतलब सिर्फ ये है कि हम सनसनी नहीं फैलाना चाहते, हम चाहते हैं कि जनता, दर्शक हमारे जो हैं वो जागरूक हो, वो समझें कि इस तरह की हरकतें नहीं करनी हैं। ये जो एक क्षणिक आवेश होता है, ये जीवन भर के लिए आपका जो है जीवन बर्बाद कर देता है। अब बाकी जीवन जो है जेल में काटना पड़ेगा। तो ये हम समझाना चाहते हैं, ये हम बताना चाहते हैं कि ऐसी गलतियां ना करें, और यही मकसद है इस तरह की खबरें दिखाने का। संजय, सीधे मुद्दे की बात में हम इस तरह की कहानी क्यों ले रहे हैं, और सीधे मुद्दे की बात में हम क्राइम की कहानी क्यों दिखाएंगे दर्शकों को? देखिए, अभी हमारा शो शुरू हुआ है और इसके पीछे का मकसद क्या है, ये सब हम आपको बता रहे हैं। संजय, जब आप पूरे प्रदेश से खबर खंगालते हैं तो इस तरह की खबर आपको कितनी मिलती है, और समाज में इस तरह की बुराई कितने बड़े पैमाने पर फैल रही है, जरा ये भी बताइए। देखिए, जब हम हर दिन इस शो को तय करते हैं तो क्राइम की हमें बहुत सारी खबरें नज़र आती है अलग अलग हिस्सों से। कुछ ऐसी खबरें जिन्हें मैं जानता हूं, क्योंकि मैं 15 साल से टीवी मीडिया में हूं, कि लोग इसे देखना चाहते हैं, कुछ खबरों को, उसमें बड़ा मज़ा आता है, लोग चटकारे लेते हैं। लेकिन हम ऐसी खबरें नहीं दिखाएंगे। हम सिर्फ वही खबरें दिखाएंगे जो ये जागरूकता ला पाए, जो ये बता पाए कि ये जो समाज गलत दिशा में जा रहा है, इसे कैसे रोका जाए। कम से कम लोग समझें कि इस तरह की हरकतें नहीं करनी है। हमारी पहली खबर देखिए क्या थी, प्रेमी ने अपनी प्रेमिका को चाकू मार दिया। दूसरी खबर, बेटे ने अपने बाप का गला घोट दिया। और आज की खबर देखिए, कितनी बचकानी बात है। सिर्फ शादी करनी थी तो सीधे घर वालों से बात कर लेते, दूसरे कई रास्ते थे, अपना ही अपहरण करा लिया। सोचिए उस भाई पे क्या बीती होगी, जिसके साथ आप बाजार गई थी, उसके सामने कुछ लड़के आपको उठा के ले गए। उस भाई के कुछ घंटे कैसे बीते होंगे। ठीक है संजय।